जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? जब से हमने कुकिंग ऑयल की बात करनी शुरू की है तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई साहब, ये कुकिंग ऑयल की वजह से तो लोगों का दिल काम कर रहा है, और अगर आप कुकिंग ऑयल निकाल देंगे सोसाइटी से या लोगों की ज़िंदगी से तो फिर तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर 1967 में पहला हार्ट अटैक हुआ था, यानी 1967 में। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक भी हार्ट का मरीज़ नहीं था, और हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो मुसलसल देसी घी खाते थे। आपको याद होगा कि आपने अगर बचपन देखा हो, मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है कि बड़ी सी रोटी ली जाती थी और उसके ऊपर इतना बड़ा पेड़ा होता था मक्खन का, यानी आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो उसके बाद पिघलता था उस रोटी के ऊपर, और जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे बड़ी आसानी से उसको खा जाते थे। और मैंने बचपन में ये भी देखा है कि रोटी के ऊपर मक्खन का पेड़ा और साथ इतनी ज़्यादा शक्कर रखी जाती थी, यानी शक्कर, और वो उसको मिला के रोटी खाई जाती थी, और इसके बावजूद लोग सेहतमंद रहते थे। लेकिन जब उस मक्खन को निकाला गया, फिर मकई की रोटी भी निकाल दी गई, फिर शक्कर भी निकाल दी गई, और उसकी जगह फिर हमने कुकिंग ऑयल हमने शामिल किया अपनी ज़िंदगी में, फिर हमने चीनी शामिल की, और लोगों ने कहा कि अब ये फूड जो है बड़ी साइंटिफिक हो गई है, बड़ी सेहतमंद हो गई है, और अब तो लोगों का इंतकाल ही नहीं होगा। लेकिन यूँ ही ये हमने शुरू किया सब कुछ, तो उसके बाद आप रिज़ल्ट देख लें। मेरा दावा है कि पाकिस्तान में एक भी ऐसा घर नहीं होगा, दोबारा दावा करता हूँ कि पाकिस्तान में एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर कोई ना कोई मरीज़ ना हो, या जहाँ पे मेडिसिन ना जाती हों। मैं बचपन में देखता था कि हमारे पेरेंट्स जब घर आते थे तो घर आने से पहले वो फ्रूट की रेडी पर रुकते थे, और वहाँ से वो फ्रूट का पूरा शापर भर के घर लेके आते थे। लेकिन आज आप किसी घर पे चले जाएं, वहाँ पे जो बुज़ुर्ग या जवान बाहर से आएगा वो फ्रूट के बजाय इतना बड़ा थैला दवाइयों का लेके आएगा। तो लोग अब फ्रूट की रेडी पे नहीं जाते, सीधे दफ्तर से निकल के केमिस्ट के पास जाते हैं, और वहाँ से वो दवाइयाँ ख़रीद के वो घर लेके आते हैं, और उसके बाद फिर जाके उनकी रात गुजरती है। यानी पाकिस्तान में आप देख लें, मैंने एक बार एस्टीमेट लगाया और अपने एक दोस्त से कहा कि आपके घर में कितने लोग हैं? उन्होंने कहा जी 10 लोग हैं। मैंने कहा वालिद साहब हयात हैं? उन्होंने कहा जी हयात हैं। मैंने कहा क्या दवाई खाते हैं? उन्होंने कहा जी 14 दवाइयाँ खाते हैं। मैंने कहा वालदा हयात है? उन्होंने कहा जी वालदा हयात है। मैंने कहा कितनी दवाइयाँ खाती हैं? कहते हैं 9 दवाइयाँ वो खाती हैं। मैंने कहा आप कितनी खाते हैं? कहते हैं 6-7 तो मैं खाता हूँ। मैंने कहा आपकी वाइफ कितनी खाती? कहते हैं वो भी खाती हैं। मैंने कहा आपने बच्चे? उन्होंने सारे बच्चों को गिनवाया, और आखिर में ये कहा कि मेरा नवासा भी है, छोटा है, उसको भी दवाई दी जाती है। यानी एक ख़ानदान के अंदर कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था कि जिसको हम ज़ीरो मेडिसिन कह सकें। और आप भी आज अपने घर को चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद आप एस्टीमेट लगाएं कि आपके घर पे हर महीने कितनी दवाइयाँ आती हैं और उस पर कितना ज़्यादा बजट खर्च होता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ भाई आप बिजली को रो रहे हैं, आप गैस को रो रहे हैं, और अगर आप किसी दिन एस्टीमेट लगाएंगे तो आप ये हैरान रह जाएंगे कि बिजली और गैस के बिल से ज़्यादा तो आप मेडिसिन का बिल अदा कर रहे हैं, उसका खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं आप। और फिर इसके साथ साथ जो डॉक्टर की फ़ीसें हैं, फिर आपके जिस्म में दर्दें होती रहती हैं, कभी खोपड़ी के अंदर दर्द हो रहा है, कभी आपकी रीढ़ की हड्डी दुख रही है, कभी गुर्दों के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, कभी सांस में मसला आ रहा है, कभी हार्ट जो है वो पल्पिटेट कर रहा है, और उसके साथ साथ कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो इसका फिर क्या फ़ायदा? कि होना तो ये चाहिए था कि जो ही आपने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, जो ही आपने चीनी इस्तेमाल की, जो ही आप छोटी ब्रेड पे गए, और जो ही आपने उसके साथ साथ आपने पराठे खाने बंद किए, तो आपको तो सेहतमंद होना चाहिए था। लेकिन आपकी सेहत मज़ीद से मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। उसकी वजह क्या है? मैं फिर ये कहता हूँ कि उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ फूड है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल फूड खा रहे हैं, तो उसके साथ ही हम बीमार हो रहे हैं। तो अगर आप डॉक्टरों से जान छुड़ाना चाहते हैं, दवाइयों से जान छुड़ाना चाहते हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं, तो आप कुछ ना करें, आप सिंपल अपनी फूड चेंज कर लें। फूड का जो डिसिप्लिन है उसको बदल लें। आप बदलेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि आपकी हड्डियों के अंदर जान आ जाएगी, आपके मसल्स के अंदर जान आ जाएगी, आपकी सोचें एक जगह पे फोकस हो जाएंगी। आप ये जो बोलते भूल जाते हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। याददाश्त आपकी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी मैरिटल लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपके बच्चों के साथ आपके तल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, दोस्तों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे। तो क्योंकि हम कुकिंग ऑयल पे बार बार फोकस कर रहे हैं, तो उस फोकस के लिए ही हमने आज की वीडियो बनाई है, और इसमें गुरु आपको बताएंगे कि ये जो कुकिंग ऑयल है इसकी बैकग्राउंड क्या है, और बैकग्राउंड के साथ साथ ये करता क्या है,
और जब आप इसको छोड़ते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होता है। तो मैं कतन ये नहीं कहता कि आप हमारा ही कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें या हमारा ही देसी घी इस्तेमाल करें, आप अपना देसी घी इस्तेमाल करें, आप अपना कोकोनट खुद ऑयल निकालें और आप उसके बाद जब आपको फ़ायदा हो तो हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। और अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें, लेकिन सरसों का तेल खुद निकलवाना है। जो काम भी करना है खुद निकलवाना है, किसी और से नहीं लेना। किसी और से लेंगे तो हो सकता है उसने ऐसी को मत मारी हो, उसने ऐसी मिलावट की हो कि जिससे आपकी हेल्थ पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो अपनी जो खुराक है उसका बंदोबस्त खुद किया करें। मेरे गुजरावाला में एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हम 3 नस्लों से अपना गोश्त खुद लेके आते हैं, हम किसी मुलाजिम को नहीं भिजवाते। तो मैंने उनसे कहा कि राठौर साहब खुद क्यों जाते हैं? उसने कहा यार तसल्ली नहीं होती, क्योंकि ये जो गोश्त है उसके अंदर भी बड़ी मिलावट होती है, मक्खियों के सामने रखा होता है, बूढ़ा जानवर होता है उसको ज़िबा कर देते हैं, बीमार जानवरों का गोश्त दे देते हैं। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, खुद तसल्ली करता हूँ और फिर गोश्त लेके आता हूँ। तो आप के वालदैन भी यही करते होंगे, वो सब्ज़ी खुद लेके आते होंगे, अनाज खुद लेके आते होंगे, घी खुद लेके आते होंगे, दूध खुद वो निकलवा के लाते होंगे, मलाई खुद लेके आते होंगे। इसके साथ साथ वो ये तरकारी है, फिर ये गोश्त है या मछली है, वो खुद लेके आते हों। तो आप भी ये काम किया करें, क्योंकि अगर आपके पास अपनी खुराक का बंदोबस्त करने का वक्त नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको डॉक्टर से या दवाइयों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो कम से कम उसको तो टाइम दें, ये तो पता हो कि जो खा रहे हैं आप वो कितना साफ़ है। और अगर आपको ये यकीन ही ना हो कि जो खा रहे हैं वो हलाल भी है, हराम भी है, या वो कैसा है, वो सेहतमंद भी है, या वो आपकी सेहत के लिए क्या कुछ कर सकता है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप और आपकी फैमिली का क्या बनेगा। तो गुरु आपको बताएगा, लेकिन हम दोबारा ऑर्गेनिकल के बारे में आपको बताते जाएं कि वो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, तो वो आप देख लें और उसके बाद गुरु से मैं कुछ सवाल करूँगा। ऑर्गेनिकल जो जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और उसी के प्लेटफॉर्म से हम ये हेल्थ का जो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं। अब इसका ये वो ब्रेकफास्ट है जिसका बहुत हम जिक्र कर चुके हैं, और ये ब्रेकफास्ट आज तक जिस शख्स ने भी इस्तेमाल किया उसने इसकी तारीफ़ की है। और अगर आप पीछे रह गए हैं तो मेरा ख्याल है आपको फ़ौरी तौर पे इसे आर्डर करना चाहिए। और मैं गारंटी करता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं गारंटी करता हूँ कि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। फिर इसके साथ साथ हमारा एक पेन ऑयल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि किसी जगह पे भी पेन हो तो आप इसको लगाएं 2 कतरे, और उसके बाद इसका आप असर देखें। फिर आपको अगर टेंशन एंग्जाइटी है तो उसके अंदर भी आप सिर्फ माथे के ऊपर 2 कतरे लगा लें और उसके बाद टेंशन भी ख़त्म, एंग्जाइटी भी ख़त्म, डिप्रेशन भी ख़त्म। और अगर मिग्रेन का है, आपको आधे सर का दर्द है तो उसका भी इलाज है। आपके जोड़ों में दर्द है तो उसके ऊपर भी लगाएं, किसी जगह मोच आ जाती है तो वहाँ पे लगाएं। बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको इससे मालिश करें, बड़ा फ़ायदा होगा उसका। और ये भी बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और फिर हम देसी घी हम नया बैच बना के ले आएँ। इसके अंदर देसी घी है, और देसी घी जो है ना, अब हमारे पास 2 किस्म के देसी घी हैं। एक हमारे पास गाय का देसी घी है जो ज़ाहिर है महंगा, थोड़ा सा कास्टली है, और दूसरा भैंस का देसी घी है। और जो भैंस का देसी घी है ये बाकायदा चाटी का देसी घी है, उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है ये चाटी का है। और फिर हमने अपने सोर्सेज रखे हुए हैं जो बाकायदा इसको बनाते हैं, और हमारे लोग वहाँ पे बैठते हैं। फिर हम इनको बड़े बड़े ड्रम्स में लेके आते हैं यहाँ पे और अपने सामने पैकिंग करते हैं ताकि पैकिंग के अंदर भी कोई गड़बड़ ना हो। फिर इसके साथ साथ हमारा जो कोकोनट ऑयल का है वो भी एक पूरा बैच आ चुका है, और आप हमें कोकोनट ऑयल भी आप फौरी तौर पे हमें डिमांड कर सकते हैं, हम इमीडिएटली आपको दे देते हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम नया बैच बनवाएंगे। और कोकोनट के लिए याद रखें कि हम प्रॉपर कोकोनट ले के उसका ऑयल अपने सामने निकलवाते हैं। और मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि आप अगर हमसे नहीं लेना चाहते ना लें बिल्कुल, तो आप लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी निगरानी में ये निकलवाएं। और जो खोपरा आपने लेना है, जिससे आपने बनाना है, तो वो सफ़ेद होना चाहिए, स्याह नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। और इंडियन जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसके ऊपर केमिकल नहीं लगा होता। अमूमन जो खोपड़ा मार्केट से मिलता है उसके अंदर फंगस रोकने के लिए उसके ऊपर एक केमिकल लगा देते हैं जो ज़ाहिर है सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आपने कोई ऐसा कोकोनट नहीं लेना जिसके ऊपर कोई केमिकल लगाओ या थोड़ा सा ब्लैक हुआ हो अंदर से, क्योंकि ब्लैक होगा तो इसका मतलब उसके अंदर केमिकल है। तो अब ये बताइएगा कि गुरुज़ाय साहब के ये जो कुकिंग ऑयल है आया कहाँ से था, फिर ये हमारी लाइफ में दाखिल कैसे हो गया, और अब इसको निकाला कैसे जा सकता है? अच्छा सर, हमें इसको देखने के लिए थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। इस सारे सिनेरियो को जो पूरी दुनिया के अंदर चेंज हुआ, जिसमें हमने देसी घी को, मक्खन को, रेड मीट को जिसमें मटन था, बीफ था, छोड़ा, उसकी जगह पर हम सीड ऑयल पे आए जिसमें आपका सोयाबीन है, मकई है, सनफ्लावर है, इवन कनोला भी है।
ये वो ऑयल थे जिन्हें हमने हेल्दी समझ के, और जिन्हें दुनिया की जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन थी, मेडिकल की एसोसिएशन थी, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, और फिर अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, ये लीडिंग अदारे थे, इन्होंने भी बाकायदा रिकमेंड किया। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने जो अपने आवाम के लिए डाइटरी गाइडलाइंस दी, उसमें भी उन्होंने बताया कि जनाब आपने ये चीज़ें नहीं खानी और ये खानी है। तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र जानना ज़रूरी है। 1950 की दहाई के अंदर ना अमेरिकन के अंदर बड़ी तेज़ी से धड़ाधड़ हार्ट अटैक हो रहे थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो उस ज़माने में एक साइंटिस्ट थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, पावरफुल थे, उनका नाम था डॉक्टर एंसल कीज़। और ये इतने पावरफुल आदमी थे कि आप अंदाज़ा करें कि 1961 में टाइम मैगज़ीन ने इनको कवर पे छापा था। इनका एक नज़रिया था जिसे कहते हैं डाइट हार्ट हाइपोथेसिस। वो कहते हैं कि जो ग़ज़ा के अंदर आप चिकनाई खाते हैं, वो चिकनाई आपके खून की नालियों के अंदर जाके जमती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती है और उससे हार्ट अटैक होता है। ये एक उन्होंने नज़रिया कायम किया, लेकिन इस नज़रिए की सपोर्ट में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे। अच्छा, अब कौम के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन थी, बंदे मार रहे थे। इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर वहाँ ये हुआ कि गालबन 23 सितंबर 1955 को बड़े ज़बरदस्त पावरफुल प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, आइजनहावर, इनको हार्ट अटैक हो गया। अब जब इनको हार्ट अटैक हुआ और ये फ्लैश लाइट में आए सारे, तो उस वक्त ये बड़ा कौम के अंदर था कि क्या वजह है। तो प्रेसिडेंट साहब मक्खन खाते थे, प्रेसिडेंट साहब बीफ भी खाते थे और बड़ा उनका अंडे खाते थे। तो इस बंदे ने उस वक्त कहा कि चूँकि प्रेसिडेंट ये चीज़ें खाते हैं तो असल वजह ये हार्ट अटैक की है। और यहाँ से फिर एक वो नई कहानी शुरू हुई और इसने फिर एक इनकी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टडी थी जिसे कहते हैं 7 कंट्री स्टडी। अच्छा, इनको इस नज़रिए की सपोर्ट में इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने फंडिंग की और 22 मुल्कों के अंदर इन्हें कहा गया कि जाके आप रिसर्च करें और देखें कि क्या वाकई जो लोग फ़ैट्स ज़्यादा खा रहे हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं और जो जमने वाली फ़ैट्स हैं वो ज़्यादा खाते हैं, जिसको सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, वहाँ हार्ट अटैक के क्या हालात हैं और जो लोग नहीं खाते वहाँ क्या हालात हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि इन्होंने जब 22 मुल्कों के अंदर काम किया तो 7 मुल्कों में तो इनको कुछ डाटा मिल गया कि जो इनके मुआफ़िक था। बाकी जो 15 मुल्क थे उनके अंदर कोई चीज़ इनको मुआफ़िक नहीं मिली। इन्होंने बददियानती ये की कि वो 7 कंट्री स्टडी शाया कर दी अपने उस नज़रिए की हमायत में। और ये जो स्टडी थी ना, ये भी जो आपके मेडिकल ट्रायल होते हैं ना, वो बड़े कंट्रोल्ड होते हैं। ये स्टडी भी एक क्वेश्चनर था, आपके घर गया, उससे पूछा जी आप क्या खाते हैं, आप कौन सी दवाई खाते हैं, अच्छा आपकी ग़िज़ा क्या है, और उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेजर किया और ये एजम्पशंस के ऊपर ये स्टडी खड़ी कर दी गई और जो बाद में रिजेक्ट भी हुई। बेशुमार स्टडी ने इसकी फाइंडिंग को रिजेक्ट किया, लेकिन चूंकि ये बंदा बड़ा इन्फ्लुएंशियल था और जो बिग फूड कंपनियां थी जिन्होंने जैसे एक मैं आप इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, इसको पहली फंडिंग जो की थी वो प्रैक्टर एंड गैम्बल ने की थी, जो दुनिया की बहुत बड़ी फूड की कंपनी है, P&G। तो ये उनका मफाद इस बात में था कि ये जो इंडस्ट्रियल कुकिंग ऑयल था और ये बनास्पति घी था और फिर मक्खन की जगह पे माजरीन था, इसको पेश किया जाए कि ये हेल्दी हैं, ये चूँकि देखें रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, लिहाजा ये आपके अंदर जाके भी कुछ नहीं करते। तो एक तरफ इन्होंने ये चीज़ें छिड़वा दी हमसे और हमें इस तरफ लगाया, और दूसरी तरफ जो मामला हुआ वो ये था कि हम जो रोटी खा रहे थे, गंदम खा रहे थे, वो हम मोटे आटे की खाते थे, थोड़ी खाते थे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट चोकर के साथ, यानी चोकर के साथ जो छान है ना उसके साथ। याद रखें कि रोटी में अगर छान आप निकाल देंगे आटे में से तो वो एक रिफाइंड कार्बन हो जाएगी जो आपको नहीं रिफाइंड शक्ल इख्तियार कर रही है फ़ौरन खून में। ये याद रखिएगा कि जब आप आटे से चोकर निकाल देते हैं उसका, तो वो रिफाइन हो जाती है और रिफाइन जो आटा है वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आपने चोकर नहीं निकालना बल्कि उसके अंदर ऐड कर दें और डाल दें, आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। तो जब ये सारी चीज़ें डेवलप हुई तो इसमें 1977 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डाइटरी गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके अंदर उन्होंने फिर ये जो कुकिंग ऑयल थे इसकी एडवोकेसी की और इसके अंदर इन्होंने हमें
अब हमने जो 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है एक आम बंदे की, तो उसमें अगर आपने फैट्स निकाल दिए हैं तो ज़ाहिर है आपने वो पूरी तो करनी है। उसकी जगह पे आपने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, मैदा आ गया हमारी ज़िंदगी में, प्रोसेस फूड का बड़ा दखल हो गया, चीनी आ गई, और उसके साथ फिर मक्खन और देसी घी या कोकोनट ऑयल की जगह पे ये कुकिंग ऑयल आ गया। अच्छा, अब अगर ये डाइटरी गाइडलाइन जो थी ये साइंटिफिक थी और 1980 की दहाई के 1980 में तो पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया, तो उसके बाद आप अगर देखें तो ये बड़ा खौफनाक मंजर सामने आता है कि जैसे जैसे हम इसको अडॉप्ट करते गए, जैसा कि आपने बताया 67 से पहले हार्ट का मरीज़ कोई नहीं था इधर, हमारे मुल्क में भी हर घर के अंदर और इवन गरीब लोगों के अंदर, पहले समझते थे कि शायद ये अमीरों की बीमारी है और यंग लोगों को, अब 21-22 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है और वो सर्वाइव नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है जिसमें चीनी है, फ्रक्टोस है, उसकी खुराक के अंदर ये कुकिंग ऑयल है, और ये कुकिंग ऑयल के अंदर चूँकि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, इंतहाई रिएक्टिव होते हैं और ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, और ये हमें सिर्फ 3-4 ग्राम चाहिए होते हैं जो कि हम 50-50 ग्राम ले रहे हैं। अब जब आपकी बॉडी के अंदर चीनी और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर आपका दिल के वाल्व भी बंद होते हैं, फिर आपके गुर्दे भी ख़राब होते हैं, फिर आपका लिवर भी फैटी होता है, फिर आपका ब्रेन के जो सेल हैं उनके अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, याददाश्त चली जाती है, हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जो हम सोचते समझते हैं या जो रोज़मर्रा का काम हमने करना होता है, ये ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और फिर हम इन सिम्टम्स के पीछे भागते हैं। डॉक्टर हर सिम्टम की एक एक दवाई हमें देना शुरू कर देता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं। असल जो कॉज थी वो आप खाई जा रहे हैं। आपको फैटी लिवर है, चीनी आप नहीं छोड़ रहे, फैटी लिवर तो डेवलप हो रहा है, उसकी जगह पे फैट छोड़ रहे हैं, हालांकि फैट्स उसकी कॉज नहीं है, उसकी कॉज चीनी थी या उसकी कॉज कुकिंग ऑयल थी। तो ये वो शिफ्ट थी जब हमने इसको किया, और इसको चूँकि पीछे बिग फूड कंपनीज इन बड़े बड़े अदारों को मैनेज करती हैं, और जो नई रिसर्च होती है वो सामने आने नहीं दी जाती, उसको दबा दिया जाता है ताकि इनके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर कुछ ज़द ना आए, और जिसकी वजह से अब हम ये खाए भी जा रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है, आप देख लें कि जब हम ये चीज़ें खाते थे तब कितने बीमार थे, और जब हमने ये हेल्दी चीज़ें छोड़ दी, ये देसी घी छोड़ दिया, ये गोश्त जो मटन खाना छोड़ दिया, बीफ खाना, मकई की रोटी छोड़ दी, मकई की रोटी छोड़ दी, आप ब्रायलर मुर्गी पे आ गए, आप कुकिंग ऑयल के ऊपर चले गए, सीड ऑयल के ऊपर, और आपकी ज़िंदगी में चीनी का अमल दखल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब पहले दिन जो बच्चा पैदा होता है उसको हम फार्मूला मिल्क लगाते हैं, उसके अंदर चीनी होती है, तो फिर बीमारियों के सिवा हमारा ठिकाना कोई नहीं होता। तो बेहतर ये है कि आप अपनी फूड को चेंज करें। मैं दोबारा ये कहता हूँ कि फूड को चेंज करें, उससे चीज़ें तब्दील होंगी। मैं आखिर में आपको एक छोटा सा नुस्खा भी देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो हमारी हल्दी होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त शानदार चीज़ है जी। आप सिर्फ हल्दी को अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे ना तो आप हैरान ही रह जाएंगे, आपको वाकई किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम आपको हल्दी के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बताएंगे, और आपको ये बताएंगे कि आपने हल्दी इस्तेमाल कैसे कैसे करनी है और फिर उससे आप क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं।